अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्ट्रैटेजिक स्क्वायर। अच्छा जी, आज हम करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। आज मेरा प्रोग्राम ये है कि हम किसी हैवी थ्योरी को और इस चीज़ को डिस्कस ना करें, बल्कि जो हमारे शटर बेल्ट्स एक्टिव हैं इस टाइम, उन पे थोड़ी सी बात की जाए, उनकी डेवलपमेंट्स को देखा जाए और एक जनरल सेंस बनाई जाए कि क्या चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अच्छा जी, यूक्रेन की तरफ चलते हैं। यूक्रेन में अब हो ये रहा है कि रशिया ने बड़ा उसको कहते हैं कि वेलवेट ग्लव्स के साथ ये ऑपरेशन शुरू किया था। उसको स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया, वॉर का नाम नहीं दिया। उनका ये ख्याल था कि हम लिमिटेड इंकर्जन करके, लिमिटेड वॉर करके यूरोप को शायद समझा सकें कि यार नेटो को आगे ना लाओ, नहीं तो तबाही होगी। लेकिन वो मैसेज उनका मेरे ख्याल में नहीं सुना गया। और अब 3-4 साल के बाद जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट पे और रशिया की गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है उनकी पॉपुलेशन की तरफ से कि यार ये किड्स ग्लव्स उतारें और इस जंग को सीरियसली अब करें और ताकि ख़त्म करें, इसको नुकसान हो रहा है। वो प्रेशर बढ़ता रहा है, लेकिन जो रशियन प्रेसिडेंट है मेरे ख्याल में वो बड़े सेंसिबल आदमी हैं, बड़े अच्छे स्टेट्समैन हैं। वो ये मेरे ख्याल में भांप गए हैं या भांप गए थे शुरू में ही कि ये उनको ट्रैप किया जा रहा है नेटो के साथ बराह रास्त जंग के लिए। और शायद यूरोपियन पावर्स ये चाहती हैं कि अमेरिका को और रशिया को डायरेक्ट वॉर में यूरोप में ले आया जाए। और वो अभी तक बहुत एहतियात कर रहे हैं। उन्होंने कोई किसी नेटो कंट्री को डायरेक्ट अटैक नहीं किया, जिससे जो नेटो ट्रीटी का आर्टिकल 5 है वो इन्वोक हो जाए, जिसमें कलेक्टिव डिफेंस की बात है कि एक पर हमला सब पे हमला सवर होगा। तो रशिया उसको बड़ा स्कर्ट करता, बड़ा उसको आराम आराम से दाएं बाएं से फिरते फिरते कर रहे थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि ग्लव्स आर कमिंग ऑफ। वो जो ग्लव्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं, क्योंकि रशिया ने अब यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कलेप्स करना शुरू कर दिया है, मारना शुरू कर दिया है बड़े शदीद तरीके से। स्पेशली जो पोर्ट्स थी, जो ब्लैक सी सारी पोर्ट है, जिसकी वजह से यूक्रेन को समंदर लगता है और यूक्रेन की सारी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होती हैं। स्पेशली ओडेसा की जो पोर्ट है उसको अब रशिया ने पहली मरतबा 4 साल बाद बड़े शदीद तरीके से मारा है। और जितनी शिप्स को वो शक करते हैं कि इनमें यूरोप से हथियार आते हैं, उन्होंने वो शिप्स भी मारनी शुरू कर दी हैं। और एक इस्माइल की पोर्ट है जो रिवर पर लगती है, जो पोर्ट से सामान लेके और फिर इंटीरियर तक पहुंचाती है, उसको भी मारा गया है। और ये सारा कुछ जो है रशिया ने अब इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको समझाऊं कि रशियंस क्यों रिलक्टेंट थे। जो बेसिकली कीव और ये जो अपना यूक्रेन और रशिया, ये बेसिकली एक ही लोग हैं। कीव जो है, रूस जो रिपब्लिक है, इसका स्टार्ट कीव से हुआ था। जहाँ से रशिया निकलता है, रशिया का नाम निकलता है, ये कीव में स्टार्ट हुआ था। इनको बेसिकली 3 सिस्टर्स कहते हैं, रशिया को, बेलारूस को और यूक्रेन को। ये तकरीबन एक ही लोग हैं। जो ईस्टर्न यूक्रेन है वो तो बिल्कुल ही रशियन स्पीकिंग, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च और सारा कुछ उनका रशियन है। तो वो रशिया नहीं चाहता था कि ये यूक्रेन को प्रॉपर जंग की तरह, यानी उनको तबाह कर दिया जाए, क्योंकि बाद में लोग उनके अपने ही हैं, उनको रीबिल्ड भी रशिया को ही करना पड़ना था। लेकिन अब चूंकि यूक्रेन की गवर्नमेंट बाज नहीं आ रही और यूरोपियंस जो है वो किसी सूरत बात नहीं सुन रहे, तो मेरे ख्याल में रशिया ने फाइनली फैसला कर दिया है कि इस जंग को अब रैप अप करना चाहिए और इतना नुकसान पहुंचा देना चाहिए यूक्रेन को कि वो मज़ीद इस जंग को आगे ना ले जा सके। इसमें जो एक डेंजरस चीज़ ये है कि यूरोपियन नेशंस ने जो रशियन, जिसको वो शेडो फ्लीट कहते हैं, जिस पर रशियन झंडा नहीं लगा होता, लेकिन वो रशिया के पेट्रोल और फ्यूल को ला ले जा रहे हैं, उन पे अटैक करना शुरू कर दिया, उनको बोर्ड करना शुरू कर दिया और शिप्स को कन्फस्ट्रेट कर रहे हैं। उस पर अब रशिया ने ये काउंटर पॉलिसी बनाई है कि जी हम इसके बाद यूरोपियन यूनियन के जो शिप्स हैं, हम उनको ब्लैक सी में इंटरसेप्ट करना शुरू कर देंगे और हम आगे भी जा सकते हैं, हम अटलांटिक में भी कर सकते हैं, हम मेडिटेरेनियन में भी जाके कर सकते हैं। ये बहुत डेंजरस है। अगर शिपिंग, एक दूसरे की शिपिंग पे ये शुरू हो गया मामला, रशिया का तो हो रहा है, अगर यूरोप का हो गया तो फिर क्या आर्टिकल 5 इन्वोक होता है? क्या यूरोप की शिपिंग, यूरोप की टेरिटरी पर अटैक तस्वर होगा? इसका क्या फ्यूचर है? अमेरिका किस हद तक जाएगा रशिया से लड़ने के लिए? तो ये बड़ी डेंजरस तरफ जा रही है। जो ईस्टर्न यूरोप का शटर बेल्ट है, इसका फ्यूचर को मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्लस इसमें ये हो रहा है कि जर्मनी, आपको पता है कि रीआर्म हो रहा है। अब जर्मनी का अगर आपको हिस्ट्री पता हो तो जर्मनी को 1870s में इनके ऑटो वॉन बिस्मार्क थे, जो प्रशिया एक स्टेट थी जो सबसे बड़ी जर्मन स्पीकिंग स्टेट थी, उनके फॉरेन मिनिस्टर थे। उन्होंने यूनाइट किया था सारी जर्मन स्टेट्स को, और ये जर्मनी जो आज आप जर्मनी देखते हैं ये बनाया गया था। जैसे ही जर्मनी बना तो यूनाइट हुआ, वो इतनी बड़ी पावर बन गया कि इंडस्ट्रियल बेस भी बहुत बड़ा था। तो उन्होंने 15-20 साल के अंदर अंदर वर्ल्ड वॉर 1 हो गई और जर्मनी ने यूरोप को तबाह कर दिया। सारे यूरोप को मिलके, अमेरिका को मिलके जर्मनी को रोकना पड़ा।
फिर जर्मनी को सैंक्शंस लगे, ट्रीटी ऑफ वर्साइज में उनके ऊपर जो है रेपरेशंस डाली गई कि इतने हज़ार मिलियन आप डॉलर हमें देंगे, आपने जंग शुरू की थी, ये वो। जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ, गुर्बत आ गई, तबाही फैल गई। लेकिन फिर 1940 तक पहुँचते पहुँचते 39 तक जर्मनी फिर एक मरतबा जो है उसने वर्ल्ड वॉर शुरू कर दी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो सोचा गया कि अब क्या इसका परमानेंट हल क्या निकालें, तो जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया। ईस्टर्न जर्मनी चला गया रशियन ब्लॉक में और वेस्टर्न जर्मनी आ गया वेस्टर्न अमेरिकन ब्लॉक में, नेटो में आ गया। उसकी एक रीज़न ये थी कि जर्मनी को यूनाइट ना होने दिया जाए, क्योंकि अगर ये यूनाइट होता है तो ये फिर इतनी बड़ी पावर है कि ये फिर एक्सपैंड करता है और फिर जंग होती है। अगर आपको याद हो तो जब बर्लिन वॉल गिरी 91 में, तो उस टाइम मार्गरेट थैचर थी प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड की। उन्होंने जर्मन यूनिफिकेशन को बहुत शदीद तरीके से अपोज किया था, क्योंकि उनको पता था कि जर्मनी फिर यूनाइट होगा तो फिर ये फिर मसला बनेगा यूरोप के लिए। तो फिर लेकिन उसका फिर हल ये निकाला गया कि जी अमेरिका जब तक जर्मनी में बेसिस रखेगा, जर्मनी को मिलिटराइज दोबारा नहीं होने देगा, तो तब तक जर्मनी जो है वो कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, अमेरिका दोबारा अपनी आइसोलेशन में जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो जर्मनी को दोबारा चांस मिल रहा है मिलिटराइज होने का। और जर्मनी के लिए मिलिटराइजेशन जो है वो यूरोप के लिए कभी भी अच्छी नहीं रही। लग भी ये रहा है कि जर्मनी अगर फिर मिलिटराइज होता है, उन्होंने अपना 2% GDP का कह दिया कि हम अब वेपन्स में लगाएंगे, और उन्होंने नए वो करना शुरू कर दिए हैं, आर्मी के एड्स फिर आना शुरू हो गए, लोगों को जंग की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये यूरोप, अगर जर्मनी फिर रीआर्म होता है, अमेरिका निकल आता है, तो यूरोप फिर एक यूरोपियन जंग की तरफ जा सकता है। तो एक तो ये शटर बेल्ट जो हमारा ईस्टर्न यूरोप वाला है, ये डेंजरस तरफ जा रहा है। दूसरा हमने बात की चाइना वाले, हमारे ईस्टर्न एशिया वाले शटर बेल्ट पे हम 2 वीडियोस कर चुके हैं। उसमें से मज़ीद खबरें उसी तरह की आती जा रही हैं। जापान की मिलिटराइजेशन बढ़ती जा रही है, अब रशिया बीच में कूद गया है। इनके वो सिंकाकू और वो वाले आइलैंड्स हैं जिस पे रशिया का क्लेम भी है, रशिया का कब्ज़ा है। बल्कि अभी व्लादिमीर पुतिन ने वहाँ का विजिट किया था, जिस पर जापान गवर्नमेंट ने बड़ा शदीद वो किया कि जी ये हमारे आइलैंड्स हैं, और इस तरह और उस तरह, केरल आइलैंड्स उनको कहते हैं। तो ये जो है ना, फिर वो लग रहा है कि जापान, जिस तरह जर्मनी मिलिटराइज होता है तो यूरोप के लिए मसला बनता है, इसी तरह जब भी जापान मिलिटराइज हुआ है, जापान ईस्ट एशिया के लिए और साउथ ईस्ट एशिया के लिए प्रॉब्लम बनता है। अब जापान बड़े तेज़ी से दोबारा मिलिटराइज हो रहा है, जो कि एक और ख़तरनाक बात है। एक और थिएटर इस तरफ जो है, जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ईस्टर्न थिएटर और वेस्टर्न थिएटर थे, ये उसी तरह 2 थिएटर फिर एक्टिव हो रहे हैं। यूएस की जॉइंट एक्सरसाइज चल रही थी साउथ कोरिया के साथ, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने चूंकि नाराज़ है, साउथ कोरिया ने उनका साथ नहीं दिया ईरान की जंग में, उन्होंने डाउनग्रेड करवाई हैं, लेकिन एक्सरसाइजेज चल रही हैं। तो ये फिर वो लग रहा है कि एक ईस्टर्न नेटो जो ईस्ट में होगी, जिसका ये ऑकस और ये क्वाड और ये और सारा बना रहे हैं, और एक तो जिस तरह मैंने आपको बताया था जापान, फिलीपींस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का बन रहा है, फिर इसमें इंडिया, जापान को भी आप शामिल कर लें, तो ये फिलीपींस को भी आगे भी चलते जाएँ, तो ये साउथ कोरिया को भी बीच में शामिल कर लें, तो ये बड़ा डेंजरस दोनों चीज़ें जो है बड़ी दोनों मेरे ख्याल में शटर बेल्ट बड़े शदीद तरीके से डिस्टर्ब हो रहे हैं और एक्टिव हो रहे हैं, जो कि आगे फ्यूचर के लिए अच्छा साइन नहीं है। अब ये क्यों हो रहा है, मैं बार बार आपसे सवाल पूछता हूँ कि 2 थ्योरीज हैं। या तो यूएस आइसोलेशन में जा रहा है, रीजनल प्लेयर्स उस वॉइड को फिल कर रहे हैं, या ये है कि यूएस आइसोलेशन में जाने से पहले चाइना का राइज, रशिया का राइज रोकने के लिए एक मेजर वॉर कराना चाहते हैं वेस्टर्न पावर्स, ताकि एक मरतबा इकॉनमी को क्रैश कर दिया जाए, शिपिंग क्रैश कर दी जाए, और हम अपनी रिसोर्स की वजह से दोबारा उठ जाएंगे। शायद चाइना उनके जहन में ये है कि दोबारा रिकवर उस स्पीड से ना कर सके। एक तो ये थ्योरी है। दूसरी ये है कि अमेरिका आइसोलेशन में जा रहा है और लोग उसका वॉइड फिल कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरे शटर बेल्ट पे, ईरान। अब ईरान में ना आके स्टेलमेट हुआ है, क्योंकि ऐसा एक एक्ट कर चुकी है अमेरिकन गवर्नमेंट कि अब उनको समझ नहीं आ रही कि अगर वो बिल्कुल ही निकल आते हैं बाहर, एक तो इसराइल को उधर अकेला छोड़ना पड़ेगा रीजन में, जो उनकी पावर एलीट के लिए नहीं शायद एक्सेप्टेबल, और दूसरा ये है कि इतना एब्रप्ट निकलेंगे यहाँ से तो बाकी थिएटर्स जो है दुनिया के, उन पे इफेक्ट आएगा कि यार देखो अमेरिका को एक ईरान ने हरा दिया, तो चाइना कहाँ और बाकी कहाँ। तो ये जो है अब ये स्टेलमेट आ गया है। अब रिसेंट मैंने सुनी है स्कॉट बेसेंट की, इनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि जी हम ईरान का लैंड ब्लॉकेड भी करेंगे। अब ये बड़ी डेंजरस बात है, लैंड ब्लॉकेड ईरान का, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, उधर टर्की, इराक, तो कहाँ से कराएंगे? क्या ये पाकिस्तान को लैंड ब्लॉक करवाएंगे, टर्की से करवाएंगे, कहाँ से करवाएंगे? ये बहुत डेंजरस डेवलपमेंट अगर इस तरह की हो गई और इसमें रीजनल प्लेयर्स होता है, तो ये बिल्कुल ही एक रीजनल वॉर ना बन जाए और इसमें बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होगा।
चाइना का रिएक्शन, क्योंकि चाइना के पाकिस्तान से भी सी पैक गुजरता है, अफगानिस्तान से भी वो रोड्स निकाल रहे हैं, साउथ सेंट्रल एशिया से वो निकाल चुके हैं ईरान के लिए। तो ये अगर ये सारा रीजन डिस्टर्ब कर दिया जाता है तो चाइना को, जो मैंने आपको बताया था कि ये चाइना को ब्लॉक कर देंगे, तो ये चाइना के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। तो चाइना कब तक साइलेंट डिप्लोमेसी और ये करता रहेगा जबकि उसके सारे एक एक करके मोरे उसके पीट रहे हों, उसकी एक्सेस बंद की जा रही हो, वहाँ पे उसके ऊपर जो है फर्स्ट आइलैंड चेन में ईस्ट चाइना सी पर हालात गर्म कर रहे हो, पीछे से जो उसके एस्केप रूट थे, निकलने के रास्ते थे कि चलो यहाँ से बंद हो गया समंदर से तो हम लैंड से निकलेंगे, वो भी बंद हो रहा है। अब चाइना कब तक ये पैसिवली इस चीज़ को बर्दाश्त करता रहेगा मुझे नहीं पता। चाइनीज़, मैंने आपको बताया, फॉरेन पॉलिसी में अग्रेशन इस तरह की है ही नहीं, वो जाके अपने रीजन से बाहर कभी नहीं लड़ते, ऑफेंसिव वॉर नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर उसके एलाइज़ को, उसके रूट्स, उसकी एक्सेस को दुनिया के ट्रेड के साथ आहिस्ता 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 करके स्क्वीज़ किया जाता रहेगा, तो चाइना कब तक इसको पैसिवली और घर बैठ के इसका बर्दाश्त करता रहेगा और डिप्लोमेसी से कोशिश करता रहेगा कि ये हो। मेरे ख़्याल में ये जो ईरान का स्टेलमेट इस टाइम पे हो गया है, ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि अमेरिका कोई रेडिकल इस तरह की चीज़ ना कर दे, कोई ऐसे वेपनरी इस्तेमाल ना कर दे, कोई इस तरह के काम ना कर दे जिससे ये मामला बहुत ज़्यादा और बढ़ जाए। तो ये तीनों शटर बेल्ट जो है मैं देख रहा हूँ बहुत शदीद तरीके से डिस्टेबलाइज। ईरान वाला तो खैर वॉर ऑलरेडी हो रही है, यूक्रेन में भी वॉर हो रही है, लेकिन चाइना वाला भी डिस्टर्ब हो रहा है और ईरान वाला बड़े गंदे स्टेज पे पहुंच के फंस गया हुआ है कि इसमें से अब डिसएंटेंगल कैसे हो। अब कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओमान को भी थ्रेट कर दिया है और बड़े वल्गर किस्म के अल्फाज में कि जी हम आपको जो है तबाह कर देंगे, स्टोन एज में पहुंचा देंगे, इस तरह की को बात की है। तो इसका मतलब है कि वो डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही और बात फोर्स पे आके रुकी हुई है। लेकिन फोर्स ईरान पे लैंड इन्वेजन तो हो नहीं सकता, वो सब ने देख लिया, अफगानिस्तान का भी, इराक का भी। तो ये कहीं किसी और तरफ, किसी हैवी वेपनरी की तरफ बात ना निकल जाए जो बड़ी डेंजरस होगी हम सब के लिए, सारे रीजन के लिए। तो आज के वीडियो का सिर्फ आपको ये रिकैप एक देना था कि हालात मुझे ठीक नहीं लग रहे, हालात ख़राब से ख़राब तब होते जा रहे हैं और ये थिएटर सारे आपस में कनेक्ट होते जा रहे हैं, जो एक और रीज़न होता है कि जब चीज़ें ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही हों तो मुख्तलिफ जो शटर बेल्ट्स हैं वो आपस में कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली इस टेक्नोलॉजी के दौर में ईरान ने रशिया को ड्रोन्स दिए, रशिया किसको, चाइना को दे रहा है, चाइना ईरान को दे रहा है, तो ये इंटेंगल हो गया हुआ है। यूक्रेन को यूरोप दे रहा है, यूरोप को अमेरिका दे रहा है। तो ये बात जो है मुझे वो ब्लॉक्स की तरफ जाती नज़र आ रही है और वही वो एक्सेस पावर्स और वो वाली पावर्स जो वर्ल्ड वॉर्स में लड़ती थी, वेस्टर्न पावर्स और एक्सेस पावर्स, ये उस तरफ बात जा रही है। कहीं दुनिया स्प्लिट ना हो जाए और बीच में हमारी तरह के जो न्यूट्रल मुल्क हैं उनको कोई चॉइस ना करनी पड़ जाए और उस चॉइस में न्यूट्रल दुनिया का, ग्लोबल साउथ का नुकसान ना हो जाए। तो ये सिर्फ आज का रिकैप था, मैं ज़्यादा हैवी बात नहीं करना चाह रहा था। आज मेरा सिर्फ था कि ये जो शटर बेल्ट्स डिस्टर्ब होते जा रहे हैं इन पे सिर्फ आज बात की जाए और आपको एक रिकैप दिया जाए करंट अफेयर्स का। तो मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है जी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।